press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. महंगाई की सताई अवाम घबरा गई, इमरान खान को बड़ा झटका। जिस तरह का ये कल एक नुकाती एजेंडे पर, ये कल अफगानिस्तान के मसले पर ये पूरा काउंसिल का इजलास हुआ है। पाकिस्तान में जिस वक्त ये कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो पड़ोसी मुल्क भारत में उसी वक्त सेंट्रल एशिया डायलॉग के नाम से एक इजलास चल रहा था और उसमें 5 OIC मेंबरान के वज़राए ख़ारजा भी मौजूद थे। उस इजलास का क्या मकसद है कि भारत ने पाकिस्तान को ये जवाबी ये एक प्रोग्राम किया है या कोई और इसके अंदर आपको कोई मतलब कोई मकसद नज़र आ रहा है, कोई और प्लानिंग कर रहा है इस वक्त भारत अफगानिस्तान को लेकर? आज के इमरान खान को देखें, ये लगता है आप इसको पहचान सकते हैं कि दिस इज द सेम इमरान खान जो पिछले कुछ अर्सा पहले आए थे। क्या कश्मीर के इशू पर भी पाकिस्तान ऐसी कोई चीज़ प्लान कर रहा है जो पाकिस्तान की सरजमीन पर हो और इसी तरह पाकिस्तान होस्ट करे? कि जहाँ तक कश्मीर का मामला है, बदकिस्मती के साथ मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन हमारी कश्मीर डिप्लोमेसी उस तरह इफेक्टिव नहीं रही 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरह होनी चाहिए थी। जिस किस्म का चैलेंज था हमें, हम उस पे नहीं हो सके। अच्छा, लेकिन अब्दुल बासित साहब, इमरान खान साहब की मैं बात करना चाहूंगी, खासतौर पे जब से पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, खान साहब वजीर आजम बने तो उन्होंने खुलकर बात की है। इससे पहले जो वज़ीर आजम थे, मैं किसी का अलग से नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन आप भी अगर कंपैरिजन करें, आप बड़े सीनियर हैं, आप सफ़ीर भी रह चुके हैं, आप सारी चीज़ों को जानते हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ को जानते हैं, तो पहले जो वज़ीर आजम थे उन्होंने खुलकर इस तरह कश्मीर के बारे में कभी बात की ही नहीं थी। जिस तरह इमरान खान साहब ने कश्मीर के हवाले से बात की, इंटरनेशनल फोरम पे जाके बात की, तो एटलीस्ट बात तो की जा रही है, आवाज़ उठाई जा रही है। मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ कि इससे बेहतर कुछ करने की जरूरत है। सब नुमाइंदे वाली ऑप्शन की बात की, ये होना चाहिए। इसके अलावा क्या क्या कुछ होना चाहिए आपके मुताबिक? कहां से हम मार खा रहे हैं, हमारे फ्लॉज क्या हैं? देखिए, पाकिस्तान का मजीद क्या किरदार होना चाहिए कश्मीर के हवाले से? देखिए, कश्मीर में पहले तो एक मैं समझता हूँ कि एक मजबूत जामे हिकमत अमली होनी चाहिए, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल चीज है। इसके एक तो इंटरनल जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर हालात हैं, उसके बारे में एक हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। फिर इंटरनेशनली देखिए, मैं आपको बताऊं, मल्टीलैटरल जो फैसले होते हैं ना, वो UN में नहीं होते या OIC में नहीं होते, ये होते हैं रियाद में होगा, वाशिंगटन DC में होंगे, बर्लिन में होंगे, पेरिस में डिसीजंस होते हैं। हमारा मसला ये है कि हम सारा फोकस जो है मल्टीलैटरल फोरम्स में कर लेते हैं, वहां पे हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि बायलैटरली हम ममालिक को अप्रोच करें, वहाँ पे जो सिविल सोसाइटीज हैं उनको अप्रोच करें, एक मोमेंटम क्रिएट करें। वो मोमेंटम जब जनरेट हो जाएगा फिर उसको सस्टेन करें। मैं नाउम्मीद नहीं हूँ, अभी भी वक्त है। अगर हम थोड़ा सा मजबूत तरीके से, जामे तरीके से काम करें तो कोई वजह नहीं है कि हम भारत पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रेशर डाल सकते। वो कि बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन भारत कश्मीरी लोग तो डटे हुए हैं, वो तो आज भी कुर्बानियां दे रहे हैं। एक रोज एक मियाँ ने पुरसुकून माहौल में अपनी बेगम से कहा कि बहुत दिन गुजर गए हैं, मैंने अपने घर वालों, अपने बहन भाइयों, उनके बच्चों से मुलाकात नहीं की है। मैं उन सबको घर पर जमा होने की दावत दे रहा हूँ, इसलिए बराए मेहरबानी तुम कल दोपहर अच्छा सा खाना तैयार कर लेना। जिस पे बेगम ने गोलमोल अंदाज से कहा कि इंशाल्लाह खैर का मामला होगा। अच्छा, मियाँ ये सुनकर बोला तो फिर मैं अपने घर वालों को दावत दे दूंगा। और अगली सुबह मियाँ अपने काम पर चला गया। दोपहर 1 बजे घर पर वापस आया और उसने बेगम से पूछा कि क्या तुमने खाना तैयार कर लिया है, क्योंकि मेरे घर वाले 1 घंटे बाद आ जाएंगे। अच्छा, इस पे बेगम ने कहा कि नहीं, मैंने अभी नहीं पकाया, क्योंकि तुम्हारे घर वाले कोई अनजान लोग तो नहीं है, इसलिए जो कुछ घर में मौजूद है ये लोग वही खा लेंगे। अच्छा, मियाँ बेगम की बात सुनकर बहुत ज़्यादा अफसोस करने लगा और कहने लगा कि अल्लाह तुमको हिदायत दे, तुमने मुझे कल ही क्यों नहीं बताया कि तुम खाना तैयार नहीं करोगी। अब वो लोग 1 घंटे बाद पहुँच जाएंगे, फिर मैं क्या करूँगा। अच्छा, बेगम ने कहा कि उनको फ़ोन करके माजरत कर लो, मैं इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है, घर के लोग हैं, वो बात को समझ जाएंगे और इसमें ऐसी क्या बात है, वो लोग कोई गैर नहीं है, आखिर तुम्हारे घर वाले तो है ना, अगर घर वाले तो तुम्हारे मामले को समझेंगे। अच्छा, ये बात सुनकर मियाँ खामोश हो गया, लेकिन दिल ही दिल में गुस्सा करने लगा, नाराज़ होने लगा, घर से निकल गया। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। बेगम ने दरवाज़ा खोला तो देखा और हैरान होकर देखा कि उसके अपने घर वाले, उसके अपने बहन भाई, उनके बच्चे घर में दाखिल हो रहे हैं। खातून के बाप ने पूछा कि तुम्हारा शौहर कहाँ पर है। वो बोली कि कुछ देर पहले बाहर निकले थे। बाप ने बेटी से कहा कि तुम्हारे मियाँ ने हमें गुज़िश्ता रोज़ फ़ोन पर आज दोपहर खाने की दावत दी थी, ये कैसे मुमकिन है कि दावत देकर वो खुद ही घर से बाहर चला गया। अब ये बात सुनकर बेगम पर तो जैसे बिजली गिर गई। उसने परेशानी के आलम ने हाथ मलने शुरू कर दिए, क्योंकि घर में जो मौजूद खाना उसको अपने घर वालों के काबिल नहीं लगता था, लेकिन अपने शौहर के घर वालों के काबिल लगता था। और उसको लगता था कि ये खाना वो अपने शौहर के घर वालों को तो दे सकती थी, अपने घर वालों को पेश नहीं कर सकती थी। अब उसने अपने मियाँ को फ़ोन किया और पूछा कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि दोपहर के खाने पर तुमने मेरे घर वालों को दावत दी है। मियाँ बोला कि मेरे घर वाले हुए तुम्हारे घर वाले, फ़र्क क्या पड़ता है। बेगम ने कहा कि मैं मिन्नत करती हूँ कि बाहर से खाने के लिए कोई चीज़ ले आएँ।
तैयार हुई कोई चीज़ ले आए। मियाँ बोला कि मैं इस वक्त घर से बहुत दूर हूँ और वैसे भी तुम्हारे घर वाले हैं, तुम्हारे घर वाले हैं ना, तुम्हें समझेंगे, अनजान तो नहीं है, और अगर तुमसे प्यार करते हैं तो तुम्हें समझेंगे, तुम्हारे मामले को समझेंगे। तुम्हारे घर में जो मौजूद था तुमने वही खाना उनके सामने रख दिया। कौन सा अनजान लोग हैं, अपने हैं। और जैसा तुम मेरे घर वालों को खिलाना चाहती थी वैसे भी इनको खिला दो, ताकि ये तुम्हारे लिए एक सबक भी बन जाए जिसके ज़रिए तुम मेरे घर वालों का एहतराम करना सीख लो। अब इस कहानी का निचोड़ सिर्फ सिंपल सा, इतना सा सादा सा कि लोगों के साथ वैसा ही मामला करो जैसा तुम खुद उनकी तरफ से अपने साथ मामला पसंद करते हो। यानी जैसा हम चाहते हैं कि अगला हमें इज्जत से देखे, इज्जत से बुलाए और इज्जत से बात करे, वैसे ही दूसरे भी यही उम्मीद करते हैं कि आप उनके साथ ऐसा ही सलूक करें जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। पाकिस्तान को एक खसूसी नुमाइंदा अपने तौर पर जम्मू और कश्मीर पे अपॉइंट करना चाहिए। ठीक है। जब आप खुद रैंप अप नहीं करेंगी, अपनी डिप्लोमेसी, कश्मीर डिप्लोमेसी में ज्यादा जान नहीं डालेंगे, तो दुनिया भी आपकी बात नहीं सुनेगी। हमें ठीक है गवर्नमेंट की तरफ से रिस्पांस नहीं मिला अच्छा, लेकिन हमें कौन रोकता है कि हम सिविल सोसाइटी को अप्रोच करें, दुनिया के मीडिया हाउसेस को अप्रोच करें, अपने सफारती जराए के जरिए थिंक टैंक्स के पास जाएं, यूनिवर्सिटीज में जाएं, एक सिविल सोसाइटी जो एडवोकेसी ग्रुप्स हैं उनको फाल करें ताकि वो अपनी अपनी गवर्नमेंट से प्रेशर डालें। आपकी नज़र में पाकिस्तान में ओआईसी का जो इजलास हुआ ये कितनी बड़ी सिफारती कामयाबी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो में लेने का। यकीनन एक बड़ी कामयाबी तो है पाकिस्तान की, क्योंकि बहुत कम वक्त में इतना बड़ा इजलास करवाना आसान नहीं होता। और ओआईसी आप जानती हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के बाद सबसे बड़ी मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है। बिल्कुल। और ये भी बड़ी खुशाइन बात है कि बहुत से तकरीबन 22 वज़राए ख़ारजा खुद आए, जिसमें बड़े बड़े ममालिक ईरान, टर्की, सऊदी अरेबिया, ये भी ममालिक शामिल थे। और फिर उसके अलावा वज़राए मुमलिकत भी बहुत थे, 10-11 के करीब। तो पार्टिसिपेशन के हवाले से मैं समझता हूँ और इंतज़ामी नुक्ता नज़र से एक बहुत बड़ी कामयाबी, एक अच्छा इक़दाम जो कि बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अफ़गानिस्तान, जिस तरह आपने भी कहा, एक पाकिस्तान के साथ जो अफ़गानिस्तान के हालात में बराह रास्त उनका असर पाकिस्तान पे पड़ता है, तो हम उससे लाताल्लुक़ नहीं रह सकते। तो हमारे लिए तो बहुत ही अहम था कि इस किस्म का इजलास और जो ह्यूमैनिटेरियन इंसानी बहरान जो एक बढ़ रहा है उसको किसी तरीके से उससे निपटा जाए। ठीक है जी। अच्छा अब्दुल साहब, अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ने इस्लामी ताउन तंजीम के जो इस गैर मामूली इजलास पर अमरीका और ओआईसी के किरदार पर अफगानिस्तान के लिए जो ट्रस्ट कायम करने का खैर मकदम किया है। अब दूसरी तरफ अगर देखा जाए, अमरीकी सदर के मुशीर बराए कौमी सलामती वो ये कहते हैं कि जी बराह रास्त इमदाद के लिए तालिबान को अपने वादे पूरे करने पड़ेंगे। तो ये अगर मैं कहूँ कि अमरीका का दोहरा म्यार है तो आप अग्री करेंगे, और इस दोहरे म्यार पर आपकी क्या राय है? नहीं, अमेरिका का तो देखिए बहुत अरसे से दोहरा मयार है। ये भी देखिए तुरफा तमाशा है कि 29 फरवरी 2020 को अमेरिका तालिबान के साथ बराह रास्त मुआहदा भी करते हैं जी। और जब तालिबान बगैर किसी खून खराबे के वो अपनी हुकूमत बना लेते हैं तो उनको तस्लीम करने से इनकार कर देते हैं। और फिर उनके जो एसेट्स हैं तकरीबन 10 बिलियन के करीब अब तो हो गए हैं, वो भी फ्रीज कर लेते हैं। तो अमेरिका की जो है पॉलिसी जहाँ तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, देखिए ये सारे जो मामलात हैं ना, सिर्फ अफगानिस्तान को आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते, क्योंकि जो इलाकाई पॉलिटिक्स है, फिर चाइना, रशिया और अमेरिका के दरमियान जो एक राइवलरी है, वो सारे जो वेरिएबल्स हैं दे आर बीइंग प्लेड आउट इन अफगानिस्तान अनफॉर्चुनेटली। और उसकी वजह से मामला ज़्यादा गंभीर हो गए हैं। जो आपने पहला सवाल किया था ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल का, बड़े अच्छे इक़दाम हुए, ट्रस्ट फंड भी बन गया, स्पेशल एनवॉय भी लगा दिया गया अफगानिस्तान के लिए, लेकिन अब मामला इम्प्लीमेंटेशन का है। सऊदी अरब ने भी 1 अरब रियाल दे दिया, लेकिन अब मामला किस तरफ किस नहज जाते हैं वो देखने वाली बात है। क्योंकि ओआईसी का बाय अगर आप देखिए तो जो इम्प्लीमेंटेशन के मामला हैं उस पर कुछ ज़्यादा इफेक्टिवनेस हमें नज़र नहीं आती बदकिस्मती के साथ। पाकिस्तान ने जो काम करना था वो कर लिया। अगर आप करारदाद देखिए अफगानिस्तान पे तो उसमें सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट नहीं है बल्कि और भी बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि अफगानिस्तान अगर आप करारदाद देखें तो पाकिस्तान हैज़ बीन वेरी कॉशियस इन माय व्यू, क्योंकि लगता ये है कि ओआईसी के अंदर भी अभी इख्तिलाफात बाकी हैं। जो ममालिक हैं, मिसाल के तौर पर ताजिकिस्तान
کیونکہ 27% افغانستان کی آبادی تاجکس پہ مشتمل ہے، تو ان کے خاص طور پہ کنسرن اور بہت خلاف ہے طالبان کے ساتھ کسی بھی انٹریکشن کے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہیومینیٹیرین کرائسس تو ایک ایسپیکٹ ہے، لیکن جب تک آپ طالبان کے ساتھ ایکٹیولی انگیج نہیں کریں گے اور اکنامک جو میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کریں گے تو یہ ہیومینیٹیرین کرائسس سے بھی آپ صحیح طور ایڈریس نہیں کر سکتے۔